नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YMW फाइनेंशियल के एक नए वीडियो में। देखिए, आप लोगों के हमारे दूसरे चैनल YMW सॉल्यूशन पे बहुत सारे कमेंट आते थे आप लोगों के कि सर आप बिजनेस के रिगार्डिंग बताते हैं, बट हम लोग को बताइए कि उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से स्कीम से हम लोग लोन ले सकते हैं। तो बेसिकली आज का वीडियो जो है टोटली लोन पे होने वाला है कि कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट के जो जो स्कीम्स है उसके अंतर्गत जो है आप कितना लोन ले सकते हैं और कहाँ से लोन मिलेगा और वहाँ पे कितना आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहेगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो YMW फाइनेंशियल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है YMW फाइनेंशियल के उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बात करेंगे कि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैसे लोन ले सकते हैं। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं PMEGP के बारे में, यानी कि फ्रेंड्स प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम के अंदर जो है आप लोन कितना ले सकते हैं, या RGP के अंदर बात करेंगे, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मुद्रा लोन के थ्रू भी जो है आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट सही नॉलेज आपको होना चाहिए कि कितना आपको लोन मिलता है। तो ये हम लोग पूरा डिस्क्राइब करके बात करने वाले हैं। PMEGP के बारे में बात करेंगे और REGP के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि PMEGP के अंदर कौन कौन से उद्योग आते हैं। देखिए, जितने भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम के जितने भी उद्योग आते हैं वो सारे जो है PMEGP के अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ऑप्शन है, आप जो है रूरल यानी कि REGP के अंतर्गत जो है आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि क्या क्राइटेरिया है लोन लेने का। ठीक है, अब डिपेंड यहाँ पे ये भी करेगा कि आपको कितना लोन अमाउंट की जरूरत है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बेसिक क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी इंसान कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, चाहे वो वुमेन हो या आपका वो SC/ST कैटेगरी का बंदा हो या OBC की बंदा हो या जनरल कैटेगरी का बंदा हो, सभी को जो है पैसे की किल्लत है। देखिए, जिनके पास पूर्वज के धन रखे हुए तो वो तो अपना बिजनेस आसानी स्टार्ट कर लेगा, बट अपने इंडिया में बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं, फिर भी आइडिया उनका अच्छा है और उस आइडिया को अगर वो कन्वर्ट करना चाहते हैं रियलिटी में तो वो उसके लिए फंड की जरूरत पड़ेगी। तो फंड कहाँ से आएगा? आपको लोन लेना ही पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए, यहाँ पे जो भी बेनिफिशियरी यानी कि जो भी एप्लीकेंट है उसका क्राइटेरिया यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे दिया गया है। तो हम लोग समझते हैं क्या क्या है। सबसे पहले, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो है बिजनेस स्टार्ट करा तो उसका जो एज है ना वो 18 साल के ऊपर की बात कर दी जा रही है ना। 18 साल का नहीं बात की जा रहा है, यहाँ 18 साल के ऊपर की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए PMEGP के अंदर उसके लिए कोई भी इनकम सीलिंग नहीं रखा गया, यानी कि फ्रेंड्स आपका कोई इनकम होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पे आपका क्राइटेरिया नहीं दिया है। इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हैं ना तो वो आपको बोलते हैं आपकी इनकम क्या है। इनकम की यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं है PMEGP स्कीम के अंदर, इसलिए आपको एक क्लियरिटी होनी चाहिए, तभी तो आप बैंक को जवाब दे पाएंगे ना। ये आप उनको प्रूफ दिखा पाएंगे। भाई देखिए, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह कोई भी इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर हो रहा है? देखिए, यहाँ पे जो इनकम की बात करी जा रही है ना, वो कितना लोन अमाउंट की बात करिए वो भी मैं क्लियर करूंगा। फॉर सेटिंग अप प्रोजेक्ट कॉस्टिंग, जो भी आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है उसका कॉस्टिंग कितना होना चाहिए? 10 लाख के ऊपर का, यानी कॉस्टिंग एवं 10 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग की बात की जा रही है। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट डाल रहे हैं 10 लाख के ऊपर का तो उस केस में यहाँ पे आप वैलिड है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है कि फॉर सेटिंग अप ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग एवं 10 लाख इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खोल रहे हैं तो उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना वो एवं 10 लाख होना चाहिए, तभी जो है आप PMEGP के अंदर कवर किए जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? देखिए, PMEGP के अंदर कवर होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 10 लाख के ऊपर का प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। अगर सर्विस सेक्टर की बात करें तो आपका 5 लाख के ऊपर का प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए, तभी जो है आपके प्रोजेक्ट को PMEGP के अंदर कंसिडर किया जाएगा। यहां तक क्लियर हो पा रहा है? इसके साथ साथ जो भी बेनिफिशियरी होंगे यानी कि जो भी एप्लीकेंट होगा उसका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मिनिमम जो है 8वीं पास होना चाहिए। अगर आप 8वीं पास है ना तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंदर जो है ना आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पे देखिए क्या बोला गया है कि असिस्टेंस अंडर द स्कीम इज अवेलेबल ओनली फॉर न्यू प्रोजेक्ट सैंक्शन स्पेशली अंडर द PMEGP। देखिए, यहां पे जो है आपको असिस्ट भी किया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। जो भी आप बिजनेस व्यापार आप करना चाह रहे हो ना तो उसके रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट क्या होता है ना कि PMEGP के अंदर जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग यानी कि असिस्टेंट भी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ
हेल्प ग्रुप, यहाँ पे देख रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू बीपीएल प्रोवाइडेड डेट दे हैव नॉट अवाइल बेनिफिट्स अंडर एनी अदर स्कीम आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द असिस्टेंस अंडर द PMAGP। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि जो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता, कि इसके अंदर बीपीएल के अंदर बिलोंग नहीं किया था, तो वैसे लोगों को भी जो है यहाँ पे एलिजिबल है, यहाँ पे PMAGP स्कीम के अंदर उनको भी असिस्ट किया जाता है, और ताकि वो अपने बिजनेस को सही तरीके से बूस्ट कर सके। इसके बाद बोला जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, आप अगर कंपनी बना के करना चाहते हैं, सोसाइटी बना के करना चाहते हैं, या चैरिटेबल ट्रस्ट बना के करना चाहते हैं, उसके अंतर्गत भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग जो है एक्ट दिए गए कि उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन है डेफिनेटली जो है आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। अब यहाँ पे जो है कुछ अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन दिए गए। क्या क्या कंडीशन है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन दिए गए, बट जो मैंने आपको बताया उस बात का ध्यान रखें कि अगर आपको PMAGP के अंदर आपको जाना है, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई काम कर रहे हैं, तो आपका अबव 10 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं 8 लाख का प्रोजेक्ट कॉस्ट है और उसको लेकर आप जाएंगे PMAGP में अप्रूव करने के लिए, तो आपका नहीं होने वाला प्रोजेक्ट। सर्विस सेक्टर में बात कर रहे हैं तो आपका अबव 5 लाख का आपका कॉस्टिंग होना चाहिए, तभी जो है आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होगा PMAGP के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। इसके साथ साथ आपको एक और बात बता दूं, आप सोच रहे हैं कि मेरे 4-5 जो फैमिली मेंबर है, मैं सभी के नाम से जो है मतलब कि लोन उठा लूँ PMAGP के अंदर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए आपकी जो फैमिली मेंबर जिसको आपने किया, जैसे कि अगर मेरी वाइफ की बात करें, तो दोनों में एक ही जो है ना, एक ही पर्सन अप्लाई कर सकते हैं PMAGP के लिए। ऐसा नहीं हो सकता मैं भी अप्लाई करती हूँ, मेरे वाइफ भी अप्लाई करती है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दोनों उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ये साथ साथ मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है, तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे बेनिफिट्स के बारे में। देखिए PMAGP स्कीम के अंदर आप लोन लेते हैं ना, तो वहाँ पे आपका कितना कंट्रीब्यूशन अमाउंट होना चाहिए, कितना आपको सब्सिडी मिलता है, वो हम लोग को यहाँ पे जाना जरूरी है। जब तक आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं रहेगी, तब तक आप बैंक के पास उतना बोल नहीं पाएंगे। तो ये नॉलेज होनी जरूरी है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन का, सॉरी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अमाउंट का और सब्सिडी का। तो देखिए अगर आप यहाँ पे जो भी नए यूनिट को आप लगा रहे हैं, ठीक है, चाहे आप अर्बन में लगा रहे हो, चाहे आप रूरल में लगा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मेनली अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल हैं, तो उस केस में जो है आपको 10% का कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपके पास में होना चाहिए। जैसे कि अगर 20 लाख का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कोई प्लांट सेटअप कर रहे हैं, तो आपके पास में 2 लाख रुपया कंट्रीब्यूशन अमाउंट होना चाहिए। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपके बैंक में 2 लाख रुपया है, तभी जो है आपको 18 लाख का जो है आपको बैंक सैंक्शन करेगी अंदर PMAGP स्कीम। ओके, यानी PMAGP स्कीम के अंदर आपको 18 लाख का लोन दिया जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास 10% का मार्जिन है। यहां तक क्लियर हो पा रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे अगर OBC हो गया, SC ST हो गया, चाहे वुमेन हो गया, एक सर्विसमैन हो गया, हैंडीकैप हो गया, ऐसे जितने भी लोग यहाँ पे मेंशन किए गए हैं स्पेशल में, इसके लिए जो है 5% का कंट्रीब्यूशन अमाउंट रखा गया है। जैसे कि अगर आपका 20 लाख का मैन्युफैक्चरिंग है, तो आपके पास में 1 लाख रुपए अमाउंट होना चाहिए, तभी आपको 19 लाख रुपया बैंक की तरफ से आपको दिया जाएगा। यहां तक क्लियर हो पा रहा है। ये कंट्रीब्यूशन अमाउंट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड जब कभी भी आप PMAGP लोन लेने जाएंगे, तब आपके पास होना चाहिए ना कि एक आपके पास में कितना अमाउंट है आपको खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए। तो वो यहाँ पे अमाउंट बताया गया है। जनरल के लिए 10% है, और बाकी जो अदर कैटेगरी है उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि 5% है। OBC वाले भी जनरल कैटेगरी में काउंट आएंगे, तो OBC वाले ये मत सोचिए कि आप लोगों को 5% है, ठीक है। इसके बाद हम रेट ऑफ सब्सिडी की बात करते हैं। रेट ऑफ सब्सिडी बहुत ही क्लियर होना जरूरी है कि कितना परसेंट का आपको सब्सिडी मिलेगा आपके लोन अमाउंट पे। देखिए अगर आपका प्रोजेक्ट अर्बन एरिया में लग रहा है, तो उस केस में जो है आपका 15% का आपको सब्सिडी दिया जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से है। याद रखें, आप जनरल कैटेगरी से है और आपका जो प्लांट है वो अर्बन यानी कि शहरी क्षेत्र में लगा हुआ है, तो आपको 15% का सब्सिडी दिया जाएगा। अगर आपने 20 लाख का अगर लोन लिया होगा ना, तो उस केस में जो है आपका 3 लाख रुपए यहाँ पे आपका सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाता है, और सब्सिडी डायरेक्टली आपका ऑफ हो जाता है। उसके बाद ही आपका EMI उसके अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होता है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आपका प्लांट अगर गांव क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपने सेटअप किया है, तो उस केस में आपका जो यहाँ पे सब्सिडी अमाउंट है वो 25% का बढ़ जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे 25% का आपको सब्सिडी अमाउंट आपको मिलता है जनरल कैटेगरी वाले को लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग स्पेशल कैटेगरी की बात करें, जिसमें SC ST वुमेन, चाहे फिजिकली हैंडीकैप, एक सर्विसमैन, ये जितने भी सर काउंट आते हैं, उसमें जो है आपको 25% अर्बन में दिया जाता है, और बाकी रूरल की बात करें तो उसमें 35% है। यहाँ पे समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर आप PMAGP के अंदर लोन लेते हैं, 35% का सब्सिडी मिलता है अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर है तो। अब ग्रामीण क्षेत्र में आप अपना प्लांट सेटअप करते हैं, तो सोचिए अगर 20 लाख का आपने लोन लिया हुआ ना, तो यहाँ पे आपका अराउंड कितना हो जाएगा, 6.5 लाख रुपए लमसम आपका ऑफ हो जाएगा। आप इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे खुद से कंसीडर कर सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे 7 लाख का जो है आपको सब्सिडी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि अगर 20 लाख का लोन लिया है, तो उसमें से मात्र आपको 13 लाख ही आपको भरना है।
तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया कि आपके पास में कंट्रीब्यूशन अमाउंट कितना होना चाहिए और यहाँ पे सब्सिडी कितना होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा और कितने साल में जो है आपको इसका रीपेमेंट करना पड़ेगा और मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है। देखिए इसका पीएमईजीपी लोन की बात करें ना तो आपका 9% से लेके 11% का वैरी करता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वो आपका लैंडिंग रेट उस समय क्या चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यह वैरी करता है। यहाँ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रीपेमेंट के बारे में। देखिए यहाँ पे जो भी आप बैंक से ले रहे होंगे तो वो आपके बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही आपको बताइए कितना आपको मोरेटोरियम प्रोवाइड करेगी। जनरली 1 साल का मोरेटोरियम रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे बैंक जो है जब तक आपका प्लांट सेटअप नहीं हो जाता है तब तक जो है वो मोरेटोरियम देते हैं। जब आपका ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर वो ईएमआई अपना चालू कर देते हैं, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज रीपेमेंट ईयर। देखिए रीपेमेंट जो है आपका टाइमलाइन की बात करें तो 3 साल से लेके 7 साल दिया जाता है, यानी कि 84 मंथ का मैक्सिमम टाइमलाइन दिया जाता है। 84 मंथ के अंदर जो है आपको सारे पैसे आपसे रिकवर कर लिए जाएंगे ईएमआई में, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मिनिमम 3 साल का मिलता है, मैक्सिमम जो है 7 साल का मिलता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस किस तरह से कितने साल में आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी चीज देने पड़ेंगे। और सब्सिडी की बात रही, मैंने बताया कर 20 लाख कर लिए हैं तो डायरेक्टली अगर अब मान लेते 35% का सब्सिडी है तो आपका 7 लाख ऑफ हो जाता है। उसके बाद डायरेक्टली 13 लाख का ही सिर्फ ईएमआई आपका कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाकर माफ होगा, ऐसा नहीं होता। डायरेक्टली आपका सब्सिडी अमाउंट कट कर आपका ईएमआई स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको पीएमईजीपी के अंदर जो है आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर बात करें टोटल जो है 27 पब्लिक सेक्टर बैंक है जो आपको पीएमईजीपी स्कीम के अंदर लोन प्रोवाइड करेंगे। जितने भी रीजनल रूरल बैंक है सभी बैंक जो है आपको देती है। इसके साथ जितने भी कोऑपरेटिव बैंक है जो अप्रूव है स्टेट लेवल टास्क फोर्स कमिटी के अंदर वो भी आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है जितने भी स्टेट लेवल पे अप्रूव है उसके थ्रू जो है आपको मिलती है। और इसके अलावा जो है सिडबी से भी आपको मिलता है। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक होती है जो कि आपको प्रोवाइड करती है। इसके ट्रेनिंग सेंटर भी खुद की होती है जहां पे आपको नर्टरिंग भी किया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स वो आपको पूरी तरह से ग्रो करने के लिए पूरी तरह से आपको मेंटरशिप भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे हैं जहां से आप पीएमजीपी स्कीम के अंदर आप लोन ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझना क्या है कि कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप आटा चक्की का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे आप कुरकुरे का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कुरकुरे मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट आप सेटअप करना चाहते हैं, या वाटर मिनरल का प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, किसी तरह का आप प्लांट सेटअप करना चाहते हैं, बेवरेज का बात कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई मोबाइल का शॉप ओपन करना चाहते हैं, किसी तरह का व्यापार भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइडिंग का आप काम करना चाहते हैं, तो याद रखें कि यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा एज पर द पीएमजीपी स्कीम। पीएमजीपी स्कीम के अंदर जो भी होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसके गाइडलाइन के थ्रू आपको तैयार करना पड़ेगा। सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही नहीं, इसके साथ जो है आपको सीएमएल डाटा भी जो है आपको तैयार करना पड़ता है। क्रेडिट मॉनिटरिंग एनालिसिस डाटा बोलते हैं, उसको जो है आपको तैयार करना पड़ेगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ में आपको अटैच करना पड़ेगा। अगर आप लोग को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने नहीं आता है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर सर्विस चाहिए, तो फ्रेंड्स वाईएमब्लू फाइनेंशियल सर्विस के थ्रू कांटेक्ट कीजिए। हम लोग जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर प्रोवाइड करते हैं। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस तरह से होना चाहिए कि ताकि जो है आपका वो डीआईसी से अप्रूव भी हो जाए और बैंक उस पर लोन भी ग्रांट कर दे, ठीक है। तो इस तरह के जो है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि किसी से बनवा लिए और वो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो जिसके पास सही गाइडलाइन है काम करने का, जो इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, उन्हीं से काम करवाएं, तभी जो है आपका ये अप्रूवल होगा। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पे अगर सबसे पहला प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद जो है आपको इसको अप्रूवल करवाना पड़ेगा। तो अप्रूवल जो है अपने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो सेंटर होंगे वहां से जाकर आप इसका अप्रूवल करवा लीजिएगा। जब वहां से प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा तो फ्रेंड्स उसको आपको बैंकर रेफर कर देंगे कि किस बैंक से आपको लेना है। तो उसी बैंक में जाकर जो है आप लोन के लिए आप वहां पे पिच कर सकते हैं, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, जो भी आपको सजेस्ट करिए उस बैंक में जाके आपको वहां पे लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां पे आपका बैंक वाला पूरा डाटा देखता है कि उनको कितना टर्म लोन चाहिए, कितना सीसी चाहिए, यानी कि टर्म लोन तो आपको पता है कि किसके लिए लगता है, मेनली जो भी आपको मशीनरी वगैरह रहेगा उसको परचेस करने के लिए लगेगा। सीसी जो है आपका जो भी ऑपरेशन होगा, वर्किंग कैपिटल जो भी आपका होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सीसी दिया जाता है। तो मेनली लोग टर्म लोन पे फोकस करते हैं कितना इनको टर्म लोन चाहिए। अगर टर्म लोन उनको कुछ भी लगा कि हाँ ये मशीनरी इतने प्राइस का नहीं आती, तो फ्रेंड्स वो तुरंत ही वहां पे सस्पेंशन क्रिएट करके जो है आपको क्वेश्चन मार्क कर देंगे आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। तो याद रखें सही तरीके से जेन्युइन चीज आप बनाइए और सही कोटेशन आप लीजिए जो भी कंपनी से आप मंगवा रहे हो मशीनरी वगैरह। ये सारी चीज देने के बाद जो है ना आपको क्या करनी पड़ेंगे,
कि फाइनल बैंक वाला जो है, जब बैंक वालों को लगेगा कि नहीं ये सारा सही है, तो मैं बता दूं कि 7 डेज के अंदर जो है ना आपका जो पैसा ना आपके पास पहुंच जाता है, और उसके बाद जो है आप अपना कार्य स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी बैंक वाले बोलते हैं कि जिससे आप मशीन परचेस करेंगे बताइएगा, मैं उनके नाम से ही डायरेक्ट डिमांड ड्राफ्ट बना दूंगा, उन्हीं को पेमेंट डायरेक्ट चला जाएगा। बस सीसी वाला पैसा तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही रहेगा, उतना अमाउंट का जो है आपका वो ओडी कर देंगे, ओवरड्राफ्ट कर देते हैं मोस्टली, और उसके थ्रू आप जो है अपना वर्किंग कैपिटल यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सब्सिडी के बारे में क्लियर है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ हो सकता है जानेंगे कि मैक्सिमम कितना अमाउंट आप ले सकते हैं, तो आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में मैक्सिमम 50 लाख तक के लिए आप यहाँ पे ग्रांट ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये भी समझना आपको जरूरी है कि मैक्सिमम कितना अमाउंट जो है आप पीएमईजीपी स्कीम के अंदर आप ले सकेंगे जिससे आपको सब्सिडी दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करें ना, तो मैक्सिमम जो है वो 50 लाख का होना चाहिए, तभी जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी मिलेगा। अगर 50 लाख के ऊपर एक्सीड करता है ना आपका ये मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट का प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो फ्रेंड्स वो सब्सिडी जो है ना वो आपको नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में जो है आपका 20 लाख का होना चाहिए, तो 20 लाख के अगर ऊपर क्रॉस करता है तो सब्सिडी वाला जो स्कीम है ना वो आपको नहीं चलेगा, वो आप पे लागू नहीं होगा, उस पर किसी तरह का सब्सिडी नहीं मिलेगा और आपको पूरे पैसे का आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आप बिजनेस सोच रहे हैं पीएमईजीपी स्कीम के अंदर अप्लाई करने के लिए, तो उसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 50 लाख से कम होना चाहिए, और जो सर्विस सेक्टर में वो 20 लाख से कम होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो पा रहा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो पा रहा है कि आप पीएमईजीपी हो गया चाहे आरईजीपी के अंदर जो है आप स्कीम के अंदर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। इसके अलावा बता दूं फ्रेंड्स कि अगर जो भी लोग नए स्टार्टअप को लेकर आ रहे हैं, नए नए आइडियाज है आपके पास और उसके थ्रू जो है आप गवर्नमेंट से ग्रांट लेना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए जो है आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। मैं आपको बता दूं कि फ्रेंड्स अभी जो है YMW फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर जो है एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि इंक्यूबेशन सेंटर में लिस्ट होने जा रही है, तो उसके लिए अभी हम लोग इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे कौन सी कंपनी है हमारी जो कि इंक्यूबेशन सेंटर में लिस्ट होगी। तो बहुत ही जल्द जो है आपको गुड न्यूज़ मिलने वाला है। उसके थ्रू क्या होगा कि हम लोग भी जो है बहुत लोगों को जो है इंक्यूबेटर्स हम लोग बना पाएंगे और वहां पे उनको फंड कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टार्टअप है जिसमें अच्छा आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है और किसी नई टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड डेफिनेटली मैं आपके लिए सीड ग्रांट जरूर करूंगा। तो अगर आपको भी सीड फंडिंग चाहिए किसी भी स्टेट का या सेंट्रल लेवल का, तो डेफिनेटली जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग जो है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको ये सारे सर्विस देते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके आइडिया में कुछ और इनोवेटिव होना चाहिए, तो उसकी रिगार्डिंग में जो है आप हमसे मिलकर जो है बात कर सकते हैं। मैं आपको पूरी तरह से गाइड करता हूँ कि आपका जो स्टार्टअप है किस फेज में अभी काम करेगा, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है और उसको जो है आप कैसे बूस्ट कर पाएंगे और उसमें क्या आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड देर किस बात की, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए और जानकारी लीजिए कि हम लोग किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्रेंड्स आने वाले जितने भी नए नए वीडियो है YMW फाइनेंशियल के उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि MSME के अंदर जो है 10 करोड़ का ग्रांट है। इसके अलावा भी जो है आपको क्रेडिट गारंटी फंड के अंदर जो है 2 करोड़ तक का जो है आपको लोन मिलता है नए बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, तो उसको कैसे ले सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया लोन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अप टू 1 CR का आपको मिलता है, तो उसका लोन का बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर मैं बैंक के पास जाता हूँ, वो डायरेक्टली डिनाई कर देता है कि मैं आपको लोन नहीं दूंगा, तो उससे रीजन पूछिए लोन क्यों नहीं देना चाहते हैं किसी भी स्कीम के अंतर्गत। देखिए जब तक आप किसी भी स्कीम का नॉलेज नहीं हो ना, तब तक जो है आप उसके लिए फाइट नहीं कर सकते बैंक वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैंक वाले होते हैं ना, उनको स्कीम के अंदर लोन करने के लिए कोई भी टारगेट नहीं दिया था। जब गवर्नमेंट इसका टारगेट दे देगी ना, तो डेफिनेटली वो आपको लोन जल्दी प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे उन लोगों को क्या टारगेट दिया था, हाउसिंग लोन का करना था, पर्सनल लोन का करना पड़ा, बिजनेस लोन का, ये सारा का टारगेट दिया जाता है। तो मोस्टली क्या करते हैं जितने भी बैंकर रहते हैं ना, यही सारे जो कैटेगरी के लोन है ना उसी को पिच करते हैं कस्टमर तक, ताकि उनका टारगेट पूरा हो। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, मोस्टली आप गवर्नमेंट बैंक को प्रीफर कीजिए किसी भी तरह का लोन लेना चाहते हैं स्कीम के अंदर, है ना। यूको बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लोन मिल जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा भी आपको लोन प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको जानकारी मिल गया होगा कि आप जो है कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अब हम लोग लास्टली बात करने वाले हैं कि देखिए यहाँ पे जब कभी भी आपको पीएमईजीपी स्कीम के अंदर लोन लेना है ना, तो उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई होगा, केवीसी ऑनलाइन जो है आपको वेबसाइट है उसमें आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे जो है आपको इस पोर्टल पे आना पड़ेगा kvconline.gov.in पे। जब आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाता है
अप्लाई फॉर न्यू यूनिट है ना, तो अप्लाई के बटन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाता है PMAGP का। तो यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने पड़ते हैं, फिल करके जो है आपको अपना एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा। याद रखें कि इसको आप फिल करने से पहले आपका पूरा तरह से प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी होना चाहिए, यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे एप्लीकेशन अप्रूव होगा। तो फ्रेंड, ज्यादा जानकारी के लिए YMW फाइनेंशियल को कांटेक्ट करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।